हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग डेली जो है बिहार पुलिस ड्राइवर के कांस्टेबल का जो प्रैक्टिस सेट है प्लेटफार्म का, जिसमें कि टोटल 21 सेट है, उसको हम लोग करते हैं। तो जिसमें कि हम लोग पिछला वीडियो में जो है सेट नंबर 1 को कर लिया है। ठीक, आज ये सेट नंबर 2 को करेंगे। ठीक है, उससे पहले आपको बता दें कि इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं यानी कि सेट नंबर 1, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट बना दिया गया है बिहार पुलिस ड्राइवर प्लेटफॉर्म सेट नाम से, वहाँ पर जाकर के आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सेट नंबर 2 का आज का पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, तो इसको हम सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई थी। देखिए सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है ये किन्होंने लिखा था, तो ये लिखे थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है सत्यार्थ प्रकाश लिखे थे। ठीक है, तो ये जो सत्यार्थ प्रकाश थे ये किस भाषा में थे, तो ये था आपको हिंदी भाषा में। ठीक है, ये आपको हिंदी भाषा में जो है सत्यार्थ प्रकाश को लिखे थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब लिखे थे, तो ये 1875 ईस्वी में लिखे थे। ठीक, 1875 ईस्वी में जो है सत्यार्थ प्रकाश को स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखे थे हिंदी भाषा में। ठीक, अब देखिए दयानंद सरस्वती जो है इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि उनका बचपन का नाम क्या है, जो कि इनका बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर था। ठीक, ये बहुत बार जो है एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी तक में। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार विभूति के उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है। देखिए बिहार विभूति के उपनाम से जो है ये आपको अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए अनुग्रह नारायण सिंह कहिए, सिन्हा कहिए, इनका जन्म जो है आपको 18 जून 1887 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 18 जून 1887 ईस्वी में हुआ था, बिहार के औरंगाबाद जिला में। ठीक, कहाँ पे हुआ था, औरंगाबाद जिला में हुआ था। ठीक ना, तो इनकी बिहार विभूति के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए और 2 ऑप्शन है आपको श्री कृष्ण जी के बारे में। देखिए श्री कृष्ण सिंह जो है ये कौन थे, तो ये श्री कृष्ण सिंह का उपनाम है आपको बिहार केसरी। क्या है इनका नाम, बिहार केसरी के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, बिहार केसरी। अब देखिए सत्येंद्र नारायण सिंह जो है, सत्येंद्र नारायण सिंह ये जो है आपको छोटे साहब के उपनाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ये उपनाम आपको पूछ सकता है, इसी कारण हमने सारा डिस्कशन कर दिया। ठीक है, छोटे साहब के उपनाम से भी ये जाने जाते हैं। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित की गई है। ठीक ना, यानी कि बिहार का पहला मेगा फूड पार्क जो है ये आपको मुजफ्फरपुर में स्थापित की गई थी। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए मुजफ्फरपुर में भी एक स्पेसिफिक जगह पूछेगा, तो एक मोतीपुर जगह है। मुजफ्फरपुर स्टेशन से जाइएगा जब रक्सौल रूट में, तो 1-2 स्टेशन शायद आगे है। ठीक ना, तो मुजफ्फरपुर से मोतीपुर में ही स्थापित की गई। ठीक ना, और ये आपको हो गया इसका उत्तर। अगला प्रश्न है कि काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है। देखिए काकोलत जलप्रपात जो है बिहार के नवादा जिला में स्थित है। ठीक है, ये काकोलत जलप्रपात जो है ये कहाँ पर स्थित है, बिहार के नवादा जिले में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, नवादा जिला। ठीक है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवादा जिला। ठीक है, देखिए काकोलत जलप्रपात जो है इसकी ऊंचाई कितना है, तो इसकी ऊंचाई है आपको 48 मीटर है। कितना है, 48 मीटर ऊंचाई। ठीक ना, अगर फीट में पूछेगा तो ये इसको बदल लेंगे तो 160 फीट आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एशियाई देश लेबनान की राजधानी। देखिए आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जितना भी देश है उसका राजधानी आपको याद कर लेना है। ठीक है, अगर नहीं तो देखते हैं आज आपको एक वीडियो, हम कल जो है आपको एक वीडियो अपलोड कर देंगे सिर्फ देश राजधानी और उसके मुद्रा से संबंधित। ठीक है, जो कि हम देख रहे हैं कि सभी सेट में 1 से 2 क्वेश्चन इसमें रहता ही है। ठीक है, तो एशियाई देश लेबनान, देखिए लेबनान की राजधानी कहाँ है, तो लेबनान की राजधानी बेरूत है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था। देखिए गौतम बुद्ध जो है धर्म चक्र परिवर्तन प्रारंभ किए थे, तो सबसे पहले समझते हैं कि धर्म चक्र परिवर्तन होता है क्या। देखिए धर्म चक्र परिवर्तन क्या है कि देखिए गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए जो प्रथम उपदेश था उसी को कहा गया था धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक, तो गौतम बुद्ध जो है प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे, तो ये दिए थे सारनाथ में। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो सारनाथ से प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है। देखिए हड़प्पा जो है ये आपको रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो रावी नदी देखिए किस ऑप्शन में जाती है, आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और पूछेगा हड़प्पा की खोज जो है किसने किया था, तो ये किए थे दयाराम साहनी ने। कब, तो 1921 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है
प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है आपको कि लिंगराज मंदिर, देखिए लिंगराज मंदिर जो है ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक, ये लिंगराज मंदिर है ये कहाँ पर है, उड़ीसा में। और पूछेगा कि लिंगराज मंदिर का आपको निर्माण किसने कराया था, तो लिंगराज मंदिर का निर्माण जो है ययाति केसरी ने कराया था। कौन कराया था, ययाति केसरी, ययाति केसरी जो है इन्होंने ही लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, और लिंगराज मंदिर जो है ये आपको नागर शैली को दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है। चाणक्य जो है विष्णुगुप्त के नाम से और जाना जाता है। देखिए इनका एक और नाम है चाणक्य का, कौटिल्य भी इनका नाम है और विष्णुगुप्त है। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखा था अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो कि आपको किससे संबंधित है, तो ये आपको राजनीति से संबंधित है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति प्रचार किया, मतलब वल्लभाचार्य एक संत थे जिन्होंने किनके भक्ति के बारे में प्रचार किया, तो कृष्ण के भक्ति के बारे में प्रचार किए थे। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वल्लभाचार्य कृष्ण के भक्ति में के लिए प्रचार किए थे। और ये जो है आपको तेलुगु ब्राह्मण थे। ठीक, वल्लभाचार्य कहाँ के ब्राह्मण थे, तो ये तेलुगु ब्राह्मण थे। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था। देखिए कुतुब मीनार जो है सबसे पहले शुरुआत किसके द्वारा की गई थी ये समझते हैं। कुतुब मीनार की नींव जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखे थे। ठीक, तो इन्होंने पूरा नहीं करवा पाए तो इसको पूरा किसने कराया था, तो इल्तुतमिश ने कराया। ठीक ना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये जो कुतुब मीनार का नींव रखे थे तो वो किसके याद में रखे थे, तो एक प्रसिद्ध सूफी संत थे जिसका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक, तो उन्हीं के याद में इन्होंने ये रखे थे। ठीक जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको क्या कहा है कि कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था, तो पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इल्तुतमिश। ठीक है, अब देखिए कुतुब मीनार के बारे में कुछ और पॉइंट है जिसको हम जान लेते हैं। देखिए कुतुब मीनार जो है इसको स्मारक को जो है आपको 1993 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था। मराठा सम्राट थे छत्रपति शिवाजी, इनके राजधानी कहाँ था, तो ये रायगढ़ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है रायगढ़। ठीक, ये जो रायगढ़ में जो है इन्होंने अपना राज्याभिषेक किए थे 1674 ईस्वी में। ठीक है, 1674 ईस्वी में इन्होंने अपना राज्याभिषेक कहाँ पर किए थे, तो रायगढ़ किले में ही कराए थे। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ किए थे। गांधी जी जो है आपको दांडी मार्च प्रारंभ किए थे, कब किए थे, तो ये 12 मार्च 1930 ईस्वी को। कब किए थे, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को कहाँ से प्रारंभ किए थे गांधी जी दांडी मार्च, तो ये किए थे साबरमती आश्रम से। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दांडी मार्च जो है ये जो कर रहे थे तो उनके साथ जो है अमेरिकी एक पत्रकार था वेब मिलर जो कि उनके साथ गए थे। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। देखिए प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो है इनके संस्थापक कौन थे, तो ये कुमारगुप्त प्रथम थे। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पूगा घाटी कहाँ स्थित है। देखिए पूगा घाटी जो है ये आपको लद्दाख में स्थित है। ठीक, कहाँ स्थित है, लद्दाख में। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूगा घाटी। ठीक है, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण घाटी है उस सभी को जो हम एक शॉर्ट्स वीडियो आज डाल देंगे। ठीक, उस शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा तो सारा घाटी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। गंगा नदी की जो सहायक नदी है उसमें उत्तर की ओर बहने वाली नदी जो है आपको सोन नदी है। ठीक, आप मैपिंग में जब कीजिएगा देखिएगा भारत के मैप, तो आप ऊपर से देखिएगा ऐसे गंगा नदी जा रही है तो ऊपर से जो है आपको उत्तर की से आपको सोन नदी ही मिलती हुई नजर आती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कोलेरू झील किस राज्य में अवस्थित है। देखिए कोलेरू झील जो है ये आपको कहाँ अवस्थित है, तो ये कोलेरू झील जो है आपको आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए पूर्व मध्य रेलवे जिसे हम ECR कहते हैं, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसका मुख्यालय हाजीपुर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। ठीक है, देखिए ऑपरेशन फ्लड जो है इसका संबंध किससे है, तो ये दूध उत्पादन से। ठीक, ऑपरेशन फ्लड जो है ये दुग्ध उत्पादन से, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए अब देखिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो थे ये भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक ना, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को
दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब देखिए ऑपरेशन फ्लड जो है ये कब प्रारंभ किया गया था, तो ये आपको 1970 ईस्वी में। ठीक, कब किया गया था, 1970 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कौन है। देखिए हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग है। ठीक, कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक, अगर यहाँ फरिया के पूछेगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तब हो जाएगा MS स्वामीनाथन। कौन हो जाएगा, तो ये तब उसका उत्तर हो जाएगा ये, यानी कि MS स्वामीनाथन की। सीधा यहाँ पूछा हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। लेकिन अगर पूछता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तब MS स्वामीनाथन इसका सही उत्तर होता है। ठीक, अब देखिए हरित क्रांति जो है ये शुरुआत कब हुई थी भारत में, तो ये आपको 1966 से 67 ईस्वी में। कब से कब, तो 1966 से 67 ईस्वी के बीच जो है भारत में हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न है कि अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी, यानी कि अंत्योदय अन्न योजना जो है ये आपको कब लागू की गई थी, तो ये आपको 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को लागू की गई थी, जो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक ना, डेट सहित याद रख लीजिए 25 दिसंबर। ठीक, 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि लौह एवं इस्पात लिमिटेड डैश राज्य में स्थित है। विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात लिमिटेड जो है ये आपको कर्नाटक में स्थित है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीरिया की राजधानी कहाँ है, यानी सीरिया जो है इसकी राजधानी कहाँ है, तो दमिश्क है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है, यानी कि म्यांमार की मुद्रा क्या है, तो म्यांमार की मुद्रा जो है कयात है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए म्यांमार की भाषा कौन है, तो ये बर्मीज भाषा वहाँ पर बोली जाती है। और अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक, तो राष्ट्रपति के चुनाव से प्रक्रिया संबंधित अनुच्छेद 55 है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 55। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कजाकिस्तान की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए कजाकिस्तान जो है इसकी मुद्रा कौन सी है, तो इसका मुद्रा है आपको तेंगे है। ठीक, कौन सा है, तेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तेंगे। अगला प्रश्न है कि लेबनान की राजधानी कहाँ है। देखिए राजधानी से इस सेट में बहुत ज़्यादा प्रश्न है, तो लेबनान की राजधानी कहाँ है, तो ये बेरूत है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये आपको नागालैंड में मनाया जाता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हॉर्नबिल। ठीक, महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान भारत के महान्यवादी की नियुक्ति का अधिकार डैश को देता है। देखिए अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में क्या कहा गया है कि महान्यवादी की नियुक्ति जो है आपको राष्ट्रपति करेंगे। ठीक ना, और अनुच्छेद 76 के 4 में ये बात कहा गया है कि महान्यवादी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे। ठीक, तो यानी कि भारत के संविधान के महान्यवादी की नियुक्ति का अधिकार किसे दिया गया है, तो ये राष्ट्रपति को दिया गया। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत, तो ये अनुच्छेद 76 के तहत। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सिंह वाला गैंडे पाए जाते हैं। ठीक ना, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर जो है आपको सबसे अधिक एक सिंह वाला गैंडा पाया जाता है, तो ये आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको एक सिंह वाला गैंडा पाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाने वाला पर्व है सामा चकेवा, ये विशेष रूप से किस क्षेत्र में मनाया जाती है। देखिए सामा चकेवा जो है ये बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पूछता है कि सामा चकेवा कौन था, तो सामा चकेवा जो है ये आपको भगवान कृष्ण के पुत्री थी सामा और उसके भाई यानी कि पुत्र था चकेवा। ठीक, उन्हीं के याद में ये मनाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस चित्रकला को सर्प चित्रकला भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए बिहार की चित्रकला कौन सा है, जो मंजूषा कला है। ठीक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसे हम सर्प चित्रकला भी कहते हैं। ठीक, ये कला जो है किधर आपको ज़्यादा प्रचलित है, तो ये बिहार के भागलपुर जिला में। ठीक, ये भागलपुर जिला में जो है ये विशेष रूप से यह प्रचलित है। ठीक है, और ये जो है आपको चित्रकला कहाँ से ली गई थी, तो एक आप लोग देखते होंगे बिहुला बिसहरी वाला जो होता है आजकल देते हैं, उसी से ये आपको प्राचीन एक लोक कथा है बिहुला बिसहरी, उसी से ये लिया गया। ठीक है, इसमें देखिए मुख्य रूप से 3 रंग का प्रयोग किया जाता है, गुलाबी, हरा और पीला। ठीक ना, गुलाबी, हरा और पीला, यही 3 रंग से का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको कह रहा है कि प्राचीन काल में विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा
महाविहार किस धर्म की शिक्षा के प्रमुख केंद्र था? यानी कि नालंदा जो है ये किसका था? तो ये बौद्ध धर्म का था। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो इसका जन्म बिहार के किस स्थान पर हुआ था? ये शहनाई वादक जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, इनका जन्म जो है डुमरा बक्सर में हुआ था। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो कब हुआ था इनका जन्म? तो 21 मार्च 1916 ईस्वी को। 21 मार्च 1916 ईस्वी को जो है शहनाई वादक थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, तो उनका जन्म हुआ था। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल बिहार के एकमात्र क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? देखिए, बिहार के एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है जो कि भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है, वो है मैथिली भाषा। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना, देखिए मूल संविधान में जो है 8वीं अनुसूची में टोटल 14 भाषा थी। ठीक ना, लेकिन अभी वर्तमान में कितना भाषा है? तो अभी वर्तमान में ये बढ़ करके 22 भाषा हो चुकी है। ठीक ना, 14 से 22 भाषा हो चुकी है। ठीक ना, तो मूल संविधान में जो है मैथिली भाषा नहीं थी। ठीक, लेकिन इसे कब जोड़ा गया मैथिली भाषा को? तो ये आपको 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 2003 में हुआ था। कौन सा संशोधन? तो 92वां संवैधानिक संशोधन, जिसके तहत जो है आपको 4 भाषा जोड़ा गया था, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी को। ठीक ना, उसी के तहत जो मैथिली को भी जोड़ा गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कार उच्च गति से चल रही है तो यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? यानी कि उच्च गति से, यानी पूरा तेजी गति से ये जा रहा है, यानी गति से जा रहा है, तो इसमें गतिज ऊर्जा होगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। ठीक, देखिए गतिज ऊर्जा जिसे हम काइनेटिक एनर्जी से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक, इस पर जो आपको बहुत सारा प्रश्न बना के पूछा जाता है। जैसे देखिए कहेगा कि बेग को अगर दुगुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? तो दुगुना जब करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? ये 4 गुना हो जाएगा। और पूछेगा कि बेग को आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि ये 1/4 हो जाएगा। इस टाइप का जो आपको न्यूमेरिकल बना करके बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्यों में निषेचित अंडा निम्न में से किस स्तर में प्रत्यारोपित हो जाती है? ठीक है, मनुष्यों में जो निषेचित अंडा होती है वो आप जो कहाँ पर जाकर के क्या कहता है प्रत्यारोपित हो जाती है? तो आपको गर्भाशय में होती है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गर्भाशय। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है। स्वचालित कहने का मतलब क्या हुआ? कि अपने आप वहाँ पर होती है। परमाणु संलयन का विक्रिया कि नाभिकीय संलयन का विक्रिया कहाँ पर स्वचालित रूप से होती है, यानी ऑटोमेटिक होती है। ये देखिए आपको सूर्य में होती है। देखिए सूर्य में जो हमें ऊर्जा का जो और प्रकाश का स्रोत जो है वो किस माध्यम से होता है? तो ये नाभिकीय संलयन के माध्यम से होता है। लेकिन वहाँ देखिए कोई जाता है कुछ करने नहीं, वहाँ पर स्वचालित रूप से यानी कि ऑटोमेटिक रूप से अपने आप ही होता है। ठीक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोम जैसे भाग को क्या कहते हैं? ठीक ना, जड़ों की कोशिका जो होती है उसमें जो लंबे रोम जैसे भाग होती है उसे हम रूट हेयर कहते हैं। ठीक ना, रूट हेयर इसको कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आभासी और सीधा छवि के लिए दर्पण का आवर्धन क्या होना चाहिए? हमको आभासी प्रतिबिंब चाहिए और सीधा भी प्रतिबिंब चाहिए। तो इसका आवर्धन क्या होना चाहिए? तो धनात्मक होना चाहिए। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आवर्धन को एम से डिनोट किया जाता है। ठीक, तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है एम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक ना, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई या प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा ब्राउजर को प्रदर्शित नहीं करता है? ठीक, तो ब्राउजर को प्रदर्शित देखिए नेटस्केप तो करवे करता है, मॉजिला भी करता है, सफारी भी करता है, लेकिन आउटलुक जो है ये आपको एक प्रकार का ब्राउजर नहीं है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से तरल क्या करें निम्न में से कौन तरल अवस्था में पाए जाने वाले अधातु है? देखिए एकमात्र अधातु है जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है, वो कौन सा है? तो ब्रोमीन है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तरल अवस्था में पाए जाने वाला धातु पूछेगा तो पारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधों में फ्लोएम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, देखिए फ्लोएम देखिए 2 होता है आपको जटिल उत्तक, जो एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। ठीक, तो जाइलम क्या करता है? तो देखिए जैसे पौधा है, एक हम पौधा को बनाते हैं, पौधा का तना है, देख लीजिए पौधा है, ये वृक्ष टाइप का बना दिया। देखिए इसके जाइलम जो है आपको ज़मीन से नीचे से जो है आपको ऊपर जाता है, पत्ती तक लेकर के जितना खनिज लवण और जल हो गया ये सब लेके जाता है। ठीक ना, और फ्लोएम क्या होता है कि पत्ती के द्वारा जो भोजन तैयार होता है वो सभी अंगों तक ये
पहुंचाता है, पत्ती से दूसरे पत्ती तक, तना तक हो गया, जड़ तक हो गया, सभी तक पहुंचाता है, ठीक है। ये हम क्या देख रहे हैं कि जाइलम जो है एक दिशा में चल रहा है, सिर्फ नीचे से ऊपर जा रहा है जाइलम, ठीक है। जाइलम क्या हो गया, तो जाइलम जो है आपको ये एक दिशीय है, ऊपर से नीचे से ऊपर ही जाता है। लेकिन फ्लोएम क्या है, तो ये सभी दिशा में जाता है, यानी कि ये क्या है, बहुदिशीय है, ठीक। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन कि पौधों में फ्लोएम परिवहन के लिए किसका होता है, कि पौधों में जो फ्लोएम है ये किसका परिवहन करता है, ये भोजन का करता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोजन, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि के माध्यम में संचरण के दौरान कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है। देखिए ध्वनि का माध्यम जो होता है, देखिए ऐसे ऐसे देखेंगे आप एक ग्राफ के जो एकदम पूरा घना रहता है, फिर देखिए ऐसे ऐसे रहता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको संपीड़न कहते हैं, इसको विरलन कहते हैं, ठीक ना। यानी कि जहाँ पर घना क्षेत्र रहता है उसको हम क्या कहते हैं, तो संपीड़न कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संपीड़न, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, ठीक। देखिए कॉपर जो है ये तत्व है ही, ऑक्सीजन भी तत्व है, हीलियम भी है, लेकिन पानी क्या है, तो ये H2O इसका फार्मूला होता है पानी, तो ये क्या है, तो ये प्रकार यौगिक है, ये तत्व नहीं है, ठीक। ये क्या है, तो ये यौगिक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बर्मिंघम में आयोजित 21वें पुलिस एवं अग्निशामक खेल 2025 का पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है, ठीक ना। बर्मिंघम में जो आयोजित हुआ था, क्या होता है, 21वें पुलिस एवं अग्निशामक खेल 2025 में पदक तालिका में भारत का स्थान जो है ये तीसरा है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। लद्दाख का जो उपराज्यपाल है ये आपको कविंदर गुप्ता को नियुक्त किया गया, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, यानी कि 57 में जो है इसमें भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक। तो अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस ये 14 जुलाई को मनाया जाता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेन पिंटर पुरस्कार 2025 में लीला अबुलेला को समर्पित किया जाएगा, इसका संबंध किस देश से है, तो ये जो है आपको संबंध है सूडान से। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑपरेशन कालनेमी किस राज्य में शुरू की गई है, तो ऑपरेशन कालनेमी जो है ये आपको उत्तराखंड में शुरू की गई है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम ने पहली बार 2026 T20 विश्व कप में लिए जो आपको क्वालिफाई किया है, तो ये कहाँ का पुरुष टीम है, तो ये है आपको इटली का, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 11 जुलाई 2025 को रक्षा अनुसंधान संस्थान इनकी DRDO और भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो मिसाइल जो है एक अस्त्र है, इसका सफल परीक्षण कहाँ पर किया है, तो उड़ीसा में किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL की महिला CEO कौन चुनी गई है, ठीक है। तो HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है इसकी महिला CEO कौन चुनी गई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको प्रिया नायर, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गज मित्र योजना किस राज्य ने शुरू किया है, गज मित्र योजना, ठीक है। तो देखिए गज मित्र योजना जो है ये असम राज्य ने शुरू किया है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम। नेक्स्ट प्रश्न है कि UPI को स्वीकार करने वाला विश्व का 8वां देश कौन बन गया है। देखिए UPI जो है इसको स्वीकार करने वाला विश्व का 8वां देश बन गया है आपको त्रिनिदाद और टोबैगो बन गया है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, त्रिनिदाद और टोबैगो, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि तालिस्मान सेवर सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया है, जिसमें भारत ने डैश बार भाग लिया है, कि तालिस्मान सेवर सैन्य अभ्यास एक है जो कि ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ है, तो इसमें भारत जो है आपको कितने बार भाग ले चुका है, तो ये इसमें अब पहली बार भाग लिया है इस युद्ध अभ्यास में, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है, यानी कि एशिया पैरा तीरंदाजी जो है चैंपियनशिप है इसमें भारत जो है ये आपको दूसरा स्थान पर रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय मूल के सबीह खान को किस कंपनी का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी COO नियुक्त किया गया है, तो ये सबीर खान जो है इनको जो है आपको एप्पल का नियुक्त किया गया, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL का सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी टीम कौन बन गया है, तो ये आपको RCB बन गया है, रियल चैलेंजर बेंगलोर, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि
देखिए क्या कर रहा है, अब देखिए आगे है मोटर व्हीकल से संबंधित प्रश्न। क्या कह रहा है कि यदि आप अपना निवास स्थान बदलते हैं, जैसे माना कि आप कहीं आप रह रहे थे तो आप दूसरी जगह रहना चले गए, ठीक है ना, तो आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलने के लिए कितने दिन के भीतर आरटीओ को सूचित करना होगा? तो ये आपको सूचित करना होता है आपको 30 दिन के भीतर, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30 दिन के भीतर, ठीक। ये जो है आपको मोटर व्हीकल एक्ट जो है आपको 1988 का धारा 49 के तहत कहा गया है, ठीक ना, धारा 49 के तहत कहा गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक लर्नर लाइसेंस धारक जिसके पास लर्निंग लाइसेंस है, ठीक, निम्नलिखित में से वो कौन सा प्रतिबंध लागू होता है? देखिए लर्निंग लाइसेंस जिसके पास है वो जो है वाहन में किसी भी यात्री को नहीं ले जा सकता है, लेकिन ले जाएगा तो किसको ले जाएगा? सिर्फ लाइसेंसधारी प्रशिक्षक को छोड़कर, यानी कि एक लाइसेंसधारी होना चाहिए उसके पीछे हमेशा बैठा हुआ, और वो जो है आपको प्रशिक्षक के रूप में होना चाहिए, उसको आपको सिखा रहा है वो गाड़ी चलाने के लिए, ठीक, इस रूप में होना चाहिए। तो ये जो है आपको किस मोटर वाहन अधिनियम के तहत कहा गया है? तो ये केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, ये 1989 के नियम 3 के अनुसार ये कहा गया है, 89 के नियम 3 के अनुसार जो है ये बात कहा गया। और देखिए इसमें एक बात और कहा गया है कि जो अगर जिसके पास लर्निंग लाइसेंस है वो अगर गाड़ी चला रहा है तो उसके आगे और पीछे दोनों तरफ जो है आपको एल करके इसे लिखा होना चाहिए लाल रंग में, ठीक ना, लाल रंग में जो है आपको एल लिखा रहना चाहिए गाड़ी पर आगे और पीछे दोनों साइड, ठीक। ये आपको नियम कहता है लर्नर लाइसेंस से, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि नए BIS6 नए जो है BS6 वाहन के लिए खरीदे जाने की तारीख से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र PUC की व्यवस्था कब होती है? यानी कि नए जो आजकल चल रहा है गाड़ी BS6, तो इसको खरीदने के लिए खरीदें उसके बाद आपको प्रदूषण कब बनवाना होगा? तो 1 साल बाद, ठीक ना, यानी कि 1 साल बाद जो इसमें प्रदूषण बनवाना होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 साल बाद, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्या बिहार में जारी किया गया एक गैर व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि गैर व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस है नॉन ट्रांसपोर्टेबल वाला, तो ड्राइविंग लाइसेंस LMV पूरे भारत में कानूनी रूप से वैध है? तो है वैध, हाँ पूरे भारत में वैध होगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये देखिए आपको मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत कहा गया है, ठीक है, 1988 के अनुसार जो है भारत में किसी भी राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में अगर आप जारी करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस तो ये पूरे देश में ये कानूनी वैध होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि कोई वाहन मालिक अपनी गाड़ी किसी ऐसे व्यक्ति को चलाने के लिए देता है जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत उसका परिणाम क्या हो सकता है? ठीक ना, देखिए क्या होगा इसमें कि वह मालिक पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है और या उसे कारावास भी हो सकता है, ठीक ना, मालिक पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है और उसे कारावास भी हो सकता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इसमें जो है मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन हुआ था 2019 में, ठीक, उसी के तहत जो है आपको ये प्रावधान किया गया था, ठीक, कि और इसके तहत एक और प्रावधान किया गया था कि इसमें जो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और जुर्माना और या तो आपको क्या हो सकता है 3 महीने का सज़ा हो सकता है। 3 महीने का 5,000 अगर नहीं जुर्माना भरते हैं तो 3 महीना का आपको जेल हो जाएगा। किसको? तो मोटर का जो गाड़ी का जो मालिक है उसको होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त होते हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया है तो उसे नवीनीकृत कराने के लिए किस प्रक्रिया से जाना होगा? देखिए आपका जब ड्राइविंग लाइसेंस का जो वैधता होता है वो समाप्त होने का 1 साल से अधिक हो गया है तो आपको क्या करना होगा? तो देखिए आपको उसके लिए फिर से ड्राइविंग प्रवीणता देनी होगी, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस तो अप्लाई करना ही होगा। उसके बाद जो आपको देखा जाएगा कि आपने 1 साल तक तो ड्राइविंग नहीं किया है तो ड्राइविंग भूले कि नहीं भूले, याद है कि नहीं, इसको जाँच करने के लिए आपको फिर से ड्राइविंग टेस्ट आपको देना होगा, तब आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये जो है आपको केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत जो है ये कहा गया है, ठीक। अगर देखिए कोई भी व्यक्ति है समाप्ति के तारीख के 1 वर्ष से भीतर आवेदन करता है तो उसको ड्राइविंग टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार यदि कोई नाबालिग 18 वर्ष से कम वाहन चलाते हुए अपराध करता है तो किसे जिम्मेदार माना जाता है? तो देखिए मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 आया था, उसमें कहा गया था कि कोई भी अगर जो है आपको 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो उसमें जो है आपको वाहन मालिक या नाबालिग के अभिभावक जो है और वाहन के पंजीकरण भी रद्द कर सकता है, ठीक नहीं, इनकी वाहन के मालिक या नाबालिग अभिभावक को भी उसमें आपको जिम्मेदार माना जाएगा और वाहन का पंजीकरण भी रजिस्ट्रेशन भी जो है रद्द कर दिया जा सकता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। और इसमें साथ ही साथ क्या प्रावधान किया गया है कि जो इसमें प्रावधान किया गया है कि दोषी का जो अभिभावक होगा या मालिक होगा तो उसको 25,000 रुपया का जुर्माना और 3 साल का आपको सज़ा भी हो सकता है, ठीक है।
3 साल का कैद भी हो सकता है। और ये किस अधिनियम में है, तो ये मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के 199 का ए में कहा गया, ठीक ना, 199 का ए में कहा गया है। 2019 में जो मोटर वाहन संशोधन अधिनियम आया था उसी के तहत, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अपने मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस में एक नई श्रेणी का वाहन शामिल कराने के लिए क्या प्रक्रिया है, ठीक। तो जैसे देखिए आपका अभी LMV लाइसेंस है, तो इसको आपको HMV बनाना है, तो यानी कि आपको नए श्रेणी का अपने लाइसेंस में जोड़ा है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो नए श्रेणी का जो HMV जैसे हम जोड़ रहे हैं, LMV मेरा भी है वर्तमान में, तो HMV हमको जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम HMV लाइसेंस के लिए हम लर्नर लाइसेंस लेंगे, लर्निंग लेने के बाद जो है उसको आवेदन करेंगे और फिर जो उस श्रेणी का जो मोटर वाहन टेस्ट होता है उस टेस्ट को हम पास करेंगे तो हमें लाइसेंस मिल जाएगी। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी कि HSRP। देखिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ से एक और बनता है कि HSRP का फुल फॉर्म क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। तो क्या कहेंगे, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, ठीक। आजकल देखते होंगे कि आपको इंडी प्लेट लगता है, इंडी प्लेट देखते होंगे, नंबर प्लेट इंडी लगता है, जिसमें क्या होता है कि वाइट बैकग्राउंड रहता है और जो कि स्पष्ट ब्लैक कलर से लिखा रहता है, ठीक ना। तो ये क्या कहता है, इस संबंध में क्या नियम है इससे संबंध में, तो उस नियम को हम देखते हैं। देखिए नियम क्या है कि प्लेट पर नंबर केवल अंग्रेजी अक्षरों और अरबी अंकों में होना चाहिए, ठीक ना। जैसे देखिए कोई पहले डिजाइन में बना के लिख लेता था कुछ भी नंबर ऐसे ऐसे कुछ डिजाइन से, तो वैसे लिखने से मना करती है ये संबंध HSRP संबंधित, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जब आप एक डीलर से एक नया वाहन खरीदते हैं तो आपको कौन सा महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी करता है जो यह प्रमाणित करता है कि वह वाहन सभी सुरक्षित और उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करता है, ठीक। तो डीलर देखिए क्या करता है, तो ये आपको कौन सा फॉर्म आपको देता है, तो ये देता है आपको फॉर्म 22, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फॉर्म 22, ठीक। तो फॉर्म 22 जो है ये क्या करता है, तो ये आपको सड़क योग्यता प्रमाण पत्र है, यानी कि सड़क पर वो गाड़ी चलने लायक है या नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक निजी वाहन की नंबर प्लेट का रंग कैसा होता है। देखिए निजी वाहन कोई भी है तो उसका नंबर प्लेट का रंग कैसा होना चाहिए, तो सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काले अक्षर का होना चाहिए, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए कुछ वाहन है उसका नंबर प्लेट हम सभी का देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ये जो है आपको केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत कहा गया है। देखिए व्यावसायिक हो गया या वाणिज्यिक वाहन हो गया, जैसे टैक्सी, ट्रक, बस हो गया, उसके लिए आपको पीली पृष्ठभूमि के साथ जो है काले अक्षर में उपयोग करना चाहिए नंबर प्लेट, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए विशेष पहचान के रूप में उसके हरी पृष्ठभूमि वाली नंबर प्लेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक में भी आपको निजी अगर वाहन है तो उसके लिए आपको अक्षर हरे पृष्ठभूमि होना चाहिए, अक्षर सफ़ेद होना चाहिए। और जब वाणिज्यिक है जैसे आपको कोई भी कॉमर्शियल टाइप का गाड़ी है तो उसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पृष्ठभूमि तो हरा ही होगा लेकिन लिखा होगा पीला कलर से, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि आगे सकरा पुल है, यह किस प्रकार का यातायात संकेत है, तो ये आपको चेतावनी दे रहा है कि आगे सकरा पुल है, आप धीमी गति से जाएँ, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चेतावनी संकेत, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना किस धारा का उल्लंघन है। बिना हेलमेट का जो है आपको दोपहिया वाहन चलाना जो है ये किस नियम का उल्लंघन है 1988 के तहत, ये आपको 129 के तहत 129 के तहत कहा गया है ये बात, ठीक है। तो ये नियम क्या कहता है, मुख्यतः ये नियम जो है आपको सिख व्यक्ति पर, सिख जो है पगड़ी जब बांधे होंगे तो उस टाइम ये नियम लागू नहीं होता, एक बात इसमें एक्सेप्शन भी है, ठीक। ये चीज़ आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी कि RC कौन जारी कर सकता है, ये क्या करेगा, कौन करेगा, तो RTO करेगा यानी कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय करेगा, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सड़क पर लगातार खींची गई पीली रेखा का क्या मतलब है। लगातार ये पीली रेखा आपको अगर खींची गई तो इसका मतलब क्या है कि इस रेखा पर आपको ओवरटेक करना मना है, गाड़ी का ओवरटेक करना आपको मना है इस रेखा पर, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हॉर्न बजाना प्रतिबंधित है, यह संकेत आमतौर पर किस क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी कि हॉर्न बजाना कहाँ है, तो राजमार्ग, एक्सप्रेस, अस्पताल और स्कूल के पास ही आपको पाया जाता है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि आप किसी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करते हैं तो आपको किस कानून के तहत कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाती है, ठीक। तो ये जो है आपको किया जाता है अच्छा सामरिक कानून, यानी कि अच्छा सामरिक कानून जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही आपको संरक्षण देता है, यही कानून कि अगर आप किसी को मदद करते हैं तो पुलिस आपको ज़्यादा पूछताछ भी नहीं कर सकती है और ना ही आप पर कोई ज़्यादा आपको तंग भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाणिज्यिक वाहनों यानी कॉमर्शियल व्हीकल जितना भी है उसके लिए
फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता आमतौर पर शुरुआत में कितनी वर्ष तक होती है? यानी कि वाणिज्यिक वाहन जो है जिसे हम क्या कहते हैं कॉमर्शियल व्हीकल, तो इसका जो फिटनेस वैधता है ये कितने दिन का होता है? तो ये आपको 2 वर्ष तक होती है शुरुआती में, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यातायात बत्ती में लाल बत्ती के बाद कौन सा बत्ती जलती है? देखिए बत्ती का जलने का क्रम को हम अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या जलती है? लाल बत्ती। लाल बत्ती का मतलब क्या हुआ? रुके। सबसे पहले आपको लाल जलेगी, लाल जला उसका मतलब हो गया रुका, रुक गए। उसके बाद क्या होता है कि हरा जलता है, हरा मतलब क्या होगा? चले। उसके बाद जलता है आपको पीला। पीला क्या कहता है कि आप रुकने के लिए तैयार रहें, रुकना। पीला के बाद पुनः फिर लाल जल जाएगा, ठीक। तो ऐसा ही इसका क्रम होता है। तो हमसे क्या करिए यातावती में लाल बत्ती के बाद कौन जला है? लाल बत्ती के बाद हरा जला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओवर स्पीड निर्धारित, यानी कि ओवर स्पीड जो होता है यानी कि निर्धारित गति से तेज चलना मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के तहत अपराध है? यानी कि आप ओवर स्पीड जा रहे हैं तो ये आपको धारा 183 के तहत जो है आपको अपराध है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है वाहन में थर्मोस्टेट का मुख्य कार्य क्या है? कोई भी वाहन है उसमें थर्मोस्टेट का मुख्य कार्य क्या है? कि इंजन के तापमान को नियंत्रित करना। थर्मोस्टेट का मतलब ही होता है ताप नियंत्रण, तो नहीं तापमान को ही नियंत्रित करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एग्जॉस्ट साइलेंसर से निकलने वाले नीले या स्लेटी धुएं का आमतौर पर क्या मतलब है? नीले या स्लेटी धुआं अगर निकल रहा है आपको एग्जॉस्ट से यानी साइलेंसर से, इसका मतलब हुआ कि इंजन ऑयल कंबंशन चैम्बर में जो आपको चला गया। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एबीएस यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है? देखिए एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी एबीएस जो प्रणाली है ये क्या करता है? ये आपको अचानक ब्रेक जब आप लगाते हैं तो पहिए को ये लॉक होने से रोकता है, जिससे आपको स्टीयरिंग पर नियंत्रण बना रहता है। तो यानी एबीएस सिस्टम बहुत अच्छी बात है कि अचानक एकाएक कोई भी इमरजेंसी आ गया तो आप ब्रेक लगाए, तो ब्रेक लगाए तो उस टाइम क्या होता है कि पहिया लॉक भी हो सकता है। तो वो एबीएस प्रणाली जिस गाड़ी में रहेगा वो पहिया लॉक होने से बचाता है, जिससे क्या होगा पहिया आपका अगर लॉक हो जाएगा तो आपका स्टीयरिंग पर अच्छा नियंत्रण रहेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वाहन में लगे फ्यूज का क्या उद्देश्य? देखिए फ्यूज जो एक प्रकार का सुरक्षा युक्ति है, तो ये सुरक्षा युक्ति हमें सुरक्षा ही करेगा। तो इन्हें क्या करेगा कि इसके इलेक्ट्रिक सर्किट में अत्यधिक करंट जाने पर इसे तोड़कर उपकरण को नुकसान होने से बचाएगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गाड़ी के डैशबोर्ड पर आरपीएम का क्या मतलब है? गाड़ी के डैशबोर्ड पर जो आरपीएम लिखा रहता है तो इसका मतलब क्या है? आरपीएम का मतलब कि रेवोल्यूशन पर मिनट होता है, ठीक ना, आरपीएम का फुल फॉर्म। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गाड़ी मोड़ते समय बाहरी पहिए की तुलना में अंदरूनी पहिए को कम दूरी तय करनी पड़ती है। कौन सा पुर्जा दोनों पहियों को अलग अलग गति से घूमने देती है? तो ये जो है आपको डिफरेंशियल एक पुर्जे का नाम है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक, डिफरेंशियल, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि समय के साथ इंजन ऑयल की संयंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? समय के साथ जो इंजन ऑयल होता है उसका क्या होता है? ये तेल पतला होना है। यानी कि मोबिल के बारे में बात करें, मोबिल बार बार कहता है बदलवाने के लिए, तो यानी कि पतला जब हो जाता है मोबिल उसको बदलना पड़ता है, तो यही उसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेट्रोल और डीजल इंजन में मुख्य अंतर क्या है? देखिए पेट्रोल इंजन में जो स्पार्क प्लग होता है, ठीक, लेकिन इन डीजल इंजन में नहीं होता है, यही इसका मुख्य अंतर है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होता है जबकि डीजल इंजन में नहीं होता है, ठीक। यही स्पार्क प्लग के कारण ही पेट्रोल इंजन में जो है आपको स्पार्किंग होता है, यानी कि इसमें आग लगता है, यानी कि ईंधन का दहन होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कैटेलिक कन्वर्टर का क्या उद्देश्य है? देखिए कैटेलिक कन्वर्टर जो है का मुख्य उद्देश्य इसका क्या है कि ये जो है एग्जॉस्ट से निकलने वाली हानिकारक गैसों को कम हानिकारक में बदलना, ठीक ना। तो ये जो है आपको रहना जरूरी है, ठीक ना। एग्जॉस्ट से निकलने वाला जितना भी हानिकारक गैस है उसको कम हानिकारक के रूप में बदल देता है कैटेलिक कन्वर्टर, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि गाड़ी स्टार्ट करते समय केवल क्लिक क्लिक करके आवाज़ आती है लेकिन इंजन नहीं घूमती तो सबसे संभावित समस्या क्या हो सकती है? इसका मतलब है कि बैटरी का आपका कमज़ोर है, बैटरी का चार्ज बढ़िया से नहीं है, यानी क्या होगा कि बैटरी बहुत कमज़ोर है या स्टार्टर मोटर में समस्या है, ठीक। तो नेक्स्ट प्रश्न है यदि गाड़ी चलाते समय स्टीयरिंग व्हील में कंपन महसूस हो रही है तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो इसका संभावित कारण क्या होगा कि इसमें जो है आपको पहिए में संतुलन बढ़िया से नहीं है, व्हील बैलेंसिंग, इसी कारण इसमें कंपन होता है। और ये कंपन जो है लगभग 60 से 70 के किलोमीटर पर आवर के स्पीड में आप जाइएगा तब ये ज़्यादा अनुभव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाहन में एबीएस एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है? अभी तुरंत थोड़ा देर पहले ये क्वेश्चन आया था। इसमें क्या होगा? अचानक ब्रेक लगाने पर पहिए को लॉक होने से रोकता है जिससे स्टीयरिंग में नियंत्रण बना रहता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि वाहन के डैशबोर्ड पर चेक इंजन लाइट यानी चेक इंजन लाइट जलने का क्या मतलब है। देखिए कोई भी वाहन है उसके डैशबोर्ड पर अगर चेक इंजन लाइट जल रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि इंजन जो है आपको उत्सर्जन या सेंसर सिस्टम में कोई संभावित समस्या है, ठीक है। इंजन हो गया या उत्सर्जन सिस्टम हो गया या सेंसर हो गया, कहीं पर कुछ न कुछ समस्या है, तभी ये क्या जल रहा है, आपको चेक इंजन लाइट जल रहा है, ठीक। तो इस पर आपको ध्यान देना होता है। अगला प्रश्न है कि डीजल इंजन में ईंधन को जलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो डीजल इंजन जो है इसमें ईंधन को जलाने के लिए केवल हवा या उच्च दबाव और तापमान का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नियमित अंतराल पर टायर रोटेशन यानी कि टायर रोटेशन क्यों करवाना चाहिए, कि नियमित अंतराल पर जो है आपको हमेशा टायर रोटेशन करवाना चाहिए। तो इसका मुख्य कारण है कि टायरों का एक समान घिसाव सुनिश्चित करने के लिए उनकी उम्र बढ़ती रहती है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे देखिए अगला टायर है, तो अगला टायर जब भी होगा कोई भी फोर व्हीलर का, तो उस इंजन का लोड रहता है तो वो ज़्यादा घिसती है। तो जैसे जैसे कहीं घिस गया तो पिछला टायर कम घिसा रहेगा, तो इसको जो है ना आपको इंटरचेंज क्रॉस रूप से कराया जाता है, ठीक। जैसे देखिए ये आपको कार है, तो ये देखिए अगला टायर यहाँ है, एक टायर यहाँ है, एक टायर यहाँ है, एक टायर यहाँ है। जैसे देखिए ये अगला टायर घिस गया तो इसका क्रॉस करके ये वाला टायर को यहाँ लगा दिया जाता है और ये वाला टायर को यहाँ लगाया जाता है, इसका यहाँ लगाया जाता है, ठीक है, ताकि जो है आपको सब बराबर रूप से घिसता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाहन में फ्यूज बॉक्स में फ्यूज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फ्यूज सुरक्षा युक्त है, ये क्या करेगा, तो विद्युत सर्किट को ओवरलोड से शॉर्ट सर्किट होने से नुकसान से बचाएगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रेक लगाते समय तेज चीखने या घिसने जैसी आवाज़ आने आमतौर पर किस बात का संकेत देता है, यानी कि ब्रेक शू जो होता है यानी कि ब्रेक पैड जो होता है वो घिस चुका है। इसी कारण से जो ब्रेक जब लगाते हैं तो आवाज़ करता है चूं करके आवाज़ होता है और घिसने जैसा आवाज़ आता है। तो इसका मतलब उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रांसमिशन फ्लूइड का क्या कार्य है, क्योंकि ट्रांसमिशन फ्लूइड जो है इसका क्या कार्य है। तो इसका कार्य है कि गियर बॉक्स को चिकनाई देना और ठंडा करना और गियर सॉफ्टिंग में भी मदद करना। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कार के एयर कंडीशनिंग, कार में अगर एसी लगा हुआ है, एसी सिस्टम में रेफ्रिजरेटर का क्या काम होता है, यानी कि एयर कंडीशनर में जो होता है रेफ्रिजरेटर उसका क्या काम होता है। देखिए उसका ये काम होता है कि ये अब क्या करता है, तो ये केबिन की हवा को गर्मी को सोखकर बाहर ये निकाल देता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगर इंजन सामान्य से अधिक गर्म हो जाएगा यानी कि ओवर हीटिंग हो जा रहा है तो इसका एक संभावित कारण क्या नहीं हो सकता है। तो इसका संभावित कारण नहीं हो सकता है, तो ये फ्यूल फिल्टर का जमा होना ये नहीं हो सकता है, लेकिन ये देखिए कूलेंट का स्तर कम होना, कूलेंट का स्तर कम होगा तभी ना हीट हो जाएगा। रेडिएटर फैन का काम ना करना तो हीट हो रहा, और थर्मोस्टेट का ख़राब हो जाना। तो ये तीनों इसका कारण हो सकता है, लेकिन ये डी नंबर में जो है फ्यूल फिल्टर का जाम होना ये इसका कारण नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आज हम 100 प्रश्न को अच्छे से कर लिए डिस्कशन। तो आई होप सभी को सारा प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इससे संबंधित आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम अगले वीडियो में इससे संबंधित सुधार कर लें। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड PDF पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और सेट नंबर 1 जो भी नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है बिहार पुलिस ड्राइवर प्लेटफॉर्म करके, तो इसमें जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।